स्थिति थी जहां पर एक वोटिंग पैटर्न ध्यान में आया। तो जिस समय महाराष्ट्र में आकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में हम कैसे जातियों में बंट रहे हैं और उसके कारण किस प्रकार से ऐसी ताकतों को बल मिल रहा है कि जो ताकतें इस देश में अराजकता लाना चाहती है, उसको लोगों ने महाराष्ट्र में स्वीकारा और इस प्रकार से वोटिंग किया। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा विजय इस बार हमको यहां पर मिला है। 237 सीटें हम लोगों ने यहां पर पाई है। तो एक है तो सेफ है, ये लोगों के भी ध्यान में आया है और अब देश भर में लोगों के ध्यान में ये चीज आई है। मैं थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहूँगा। एक समय था, हम पुणे में यहाँ शनिवारवाड़ा है, एक फडणवीस था जो यहाँ बैठकर दिल्ली कंट्रोल करता। तो एक है तो सेफ है करके हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। देखो, शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। मैंने संजय जी को बोला कि जब अक्टूबर में हम जयपुर में मिले थे, वहाँ हर जगह हम ये ऐसे पोस्टर देखते थे, तो वहाँ हमारा स्पॉन्सर था निस्वार्थ कदम। ये अगला कदम है, ये अगला कदम है। और यहाँ से आज का मुहूर्त है कि दिल्ली में भी हो गया कुछ। तो मेरा फडणवीस जी से यह सवाल है कि 6 सालों से, कम से कम 5 सालों से हम एक मनगढ़ंत कहानी सुनते आए कि आपने बिल्कुल 6 साल पहले 14 में शिवसेना बीजेपी युति टूटी थी, फिर जोड़ने की कोशिश हो गई, वो 19 की फरवरी में हुई। और जब अमित शाह जी और फडणवीस जी मातोश्री गए थे, ऐसा कहा गया कि बंद कमरे में 2.5 साल का वचन दिया गया था। तो ठीक है, उसकी सच्चाई कौन बताता है कौन नहीं बताता पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर 9 महीने बाद जब विधानसभा के नतीजे आ गए, तो नतीजे आने तक तो एक बात थी, युति थी, और नतीजे आने के बाद 1 घंटे में युति टूट गई। तो ये कहा गया कि बीजेपी दगाबाजी कर रही है, बीजेपी ने जो वचन दिया था उसका पालन नहीं कर रही है। ये पिछले 5 साल की एक स्टोरी हर मीडिया में, हर चैनल में, हर अखबार में आ गई। हमें आपसे ये जवाब चाहिए कि आपने, अमित जी शाह ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल के लिए ना कहा तो कैसे कहा? क्योंकि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 5 साल से हम ये स्टोरी सुन रहे, ये सुन रहे भाऊ ने, लेकिन ना वो बता रहे, उद्धव ठाकरे ना बता रहे कि भाई इन्होंने ईमेल भेजा, व्हाट्सएप भेजा कि नहीं 2.5 साल नहीं दूंगा। ये इन्होंने नहीं कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो ना बोल रहे कि हमको ना कहा गया, तो वो किस माध्यम से कहा गया, ये सवाल है। भाऊ ने बहुत सटीक प्रश्न यहां पर किया है। मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था और हम अलायंस के लिए बैठे और करीब करीब अलायंस हमारा फाइनल हुआ, तो एक रात ऐसी आई कि जिस रात को उद्धव जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी, हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैंने आपके वरिष्ठों के भी कान पे ये बात रखी है और अब अंतिम फैसला आज कर लेंगे और 2.5 साल के लिए हमको मुख्यमंत्री का पद चाहिए।
रात में करीब 1 बजा हुआ था। मैंने कहा देखिए ये कोई फैसला तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी पार्टी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के थ्रू फैसला करती है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ, हमारे अध्यक्ष अमित भाई है, मैं अमित भाई से बात करता हूँ। तो रात को 1 बजे मैंने फ़ोन किया, फॉर्चुनेटली अमित भाई भी जगे थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी करीब करीब हम सीटों पर तो मान गए हैं, आगे का भी सारी चीज़ें मान्य हो गई है, लेकिन उनका कहना है कि हमको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो अमित भाई ने मुझे कहा कि नहीं, हमको मंजूर नहीं है, और आप उनको कहिए कि हमको मंजूर नहीं। मैंने कहा अगर उनका कहना है ये मंजूर नहीं है तो हम अलायंस नहीं करेंगे। तो 2 टूक बात मुझे अमित शाह जी ने कही कि आप कह दीजिए कि नहीं होगा फिर अलायंस। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि नहीं, हमारी पार्टी को ये मंजूर नहीं है, हम 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद आपको नहीं दे सकते। जो भी अभी यह है 5 साल, चूंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है, आगे भी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाले हैं, तो 5 साल मुख्यमंत्री पद हमारा होगा। हाँ, हमने पिछली बार डिप्टी सीएम आपको नहीं दिया था, तो हम डिप्टी सीएम आपको दे सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि नहीं, फिर तो नहीं बन पाएगा। वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चले गया, और हमारा अलायंस नहीं हो पाया। करीब 4 दिन के बाद उद्धव जी के यहाँ से संदेश आया कि वापस बात करना चाहते हैं। तो जो संदेश वाहक था, मैंने उसको कहा कि भैया देखो, इसमें नए सिरे से तो बात नहीं हो सकती। अगर वो अपनी 2.5 साल वाली मांग पर अड़िग है तो मेरी पार्टी उसमें मान्य करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो बात छोड़ दी है, उनको भी 1 आध सीट बढ़ाकर चाहिए लोकसभा की, वो अगर आप देते हो तो वो 2.5 साल वाली बात छोड़ देंगे। हम वापिस बैठे तो उन्होंने कहा हमको पालघर की सीट चाहिए। तो मैं भी उस पर भी तैयार नहीं था। मैंने कहा ये तो हमारी पारंपरिक सीट है, हम इतने बार जीते हैं, लगातार हम लोग जीतते हुए आए हैं, बाई इलेक्शन में भी हमने इसको जीता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीट तो हमको देनी पड़ेगी। तो मैंने वापस बात की, तो अमित भाई ने और सभी लोगों ने मिलकर मुझे कहा कि नहीं चलो यार, अपने इतने पुराने साथी, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है, आप दे दो। तो हमने कैंडिडेट सहित वो सीट उनको दे दी, हमारा अलायंस हुआ। और मैं बताता हूँ अमित भाई को, उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन, उससे 1 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, बोले देखो यार, हमारी एक प्रकार से एक फेस सेविंग हमारा भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमित भाई पहले मातोश्री पर आए और वहां से हम प्रेस के लिए जाए। तो मैंने उस प्रकार से अमित भाई से बात की। अमित भाई ने कहा कि लेकिन आप उनको ये बोलिए कि कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, उनसे बात हो गई, कोई टॉक्स ओपन नहीं होंगे। और हम लोग गए। फिर वो थोड़ा उससे, मतलब जो अमित भाई को मैं लेकर जाने वाला था, उससे 1 घंटा पहले मुझे उनका फोन आया, बोले देवेंद्र जी, मैं अमित भाई से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या बात करना है? वो तो नहीं, वो ओपन नहीं करना है मुझे। क्या है कि पिछले 5 सालों में जो हमारी भावना रही कि हमारी बात नहीं सुनी गई, या जो भी हमारे बीच तकरार है, वो मुझे एक बार उनको बोल के आगे में ठीक सारी चीजें चले, इस प्रकार से उनके साथ मुझे बातचीत करने। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपके मन की सारी चीजें बोल दीजिए और आप उनसे बात करिए। तो ये जो बंद कमरे वाली बात है, इसमें जो एक बड़ा सा आपका छोटा कमरा है, बाहर बड़ा कमरा है, बड़े कमरे में मैं, आदित्य और बहनी भाभी जी, हम बैठे हुए थे। और एक ये दोनों भी साथ में, हम लोग सब बैठे थे। फिर मैंने याद दिलाया, मैंने कहा उद्धव जी आप कुछ बात करना चाहते थे? तो बोले हाँ, एक 5 मिनट। मैंने अमित भाई को बताया था, ये लोग 10-12 मिनट अंदर बैठे, फिर मुझे अंदर बुलाया। फिर बोले कि अभी बातचीत ऐसी हुई है कि एक फेस सेविंग हमको देना है, तो अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलिए कि सत्ता में हमको सहभागिता मिलेगी, समान रूप से हमको सहभागिता मिलेगी वगैरह, एक 3-4 चीजें उन्होंने कही। तो मैंने वो चीजें, ये तय हुआ कि सिर्फ मैं प्रेस में बोलूंगा, वो दोनों प्रेस में नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलना है ये मैंने वहां बोल के दिखाया। फिर उन्होंने भाभी जी को बुलाया। फिर मैंने वो क्या कहते हैं उसको, रिवाइंड करते हैं ना, ऐसा अपने कैसेट को रिवाइंड करके भाभी जी के सामने बोल के दिखाया। फिर वही मैंने हिंदी में भी बोल के दिखाया, और फिर वो अप्रूव हो गया। और उस अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा अब सब अच्छा हो गया, अब हम चलते हैं। फिर हम लोग गए
वो ब्लू सी नाम का एक हॉल है, वहां पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे तय हुआ था वैसे मैंने मेरी कैसेट पूरी बजाई, मराठी में भी बजाई, हिंदी में भी बजाई। इन्होंने किसी ने कोई बाकी बात नहीं कही। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की और हम लोग वापिस आए। इस पूरे चक्कर में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई। अगर अंदर में 10 मिनट के लिए ये लोग बैठे थे, अगर अंदर में बात होती तो मेरे जाने के बाद मेरे से तो बात होती, मुझे तो बताया जाता कि ऐसा तय हुआ है या ऐसा विचार कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मुझे ये लगता है, और उसके बाद आपने भी देखा प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सभी ने बार बार अपने भाषणों में देवेंद्र के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे। आप उस समय के उठाकर देख लीजिए जो वीडियोज है, जब ये घोषणा हुई तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे हैं सारी सभाओं में। उन्होंने भी कहा देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और सवाल यह है कि मैं 1 मिनट के लिए, चलिए उनको ये लगता है, कई बार ये आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उसमें उनका आभास होता है कि सच में वो गांधी जी बन गए, उनको गांधी जी दिख रहे हैं। तो ऐसा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि उनको ये आभास हो रहा था कि नहीं मुझे कहा है। तो ऐसा आभास होने के बाद बहुत चर्चा तो होती है ना। देखिए अभी हमारा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे? आपके मित्रों को फोन करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई अपने को चर्चा करनी है, अपने को तय करना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। मेरी आदत थी, मैं उससे पहले दोनों तीनों चुनाव में मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा उद्धव जी क्या करना है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो बोले नहीं ऐसा करते हैं, मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ उसके बाद आप करिए। मैंने बोला ठीक है, फिर एक बार साथ में मिलेंगे। जैसे ही उनकी प्रेस हुई, उस प्रेस में उन्होंने कह दिया हमारे सारे विकल्प खुले हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, हाँ आम्ही दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो। और उसके बाद उन्होंने, मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो दिन था और सरकार बनी उनकी, वो दिन था, उन्होंने कभी भी फोन भी मेरा नहीं लिया, फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको डिस्कशन करना है, अगर आपको ये आभास है कि नहीं मुझे किसी बंद कमरे में ये कहा गया था कि आपको सीएम का पद दिया जाएगा, तो चर्चा तो कर सकते थे। आपने चर्चा नहीं, क्योंकि आपने पहले दिन से तय कर लिया था कि अगर नंबर गेम फंसता है। और इसमें मतलब बाद में जो चीजें ध्यान में आई वो ये आई कि शरद पवार जी ने इनके साथ एक प्रकार से प्रीपोल टैसिट अंडरस्टैंडिंग की थी। पवार जी ने उनको कहा था कि देखिए जहां पर आप लोग कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं हम आपको मदद करेंगे, जहां हम बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं आप हमको मदद कीजिए, क्योंकि आपके अगर सीटें बहुत ही कम आई तो बीजेपी तो अपने बलबूते पर भी सरकार बना लेगी, क्योंकि जो प्रीपोल सारी चीजें आ रही है उसमें बीजेपी 130 तक जा रही है, तो उनको आपको हराना जरूरी है और हम लोग थोड़े मजबूत होंगे। वो तो उन्होंने अभी बताया। हाँ वो बात में अभी उन्होंने कन्फ्यूज ही कर दिया। उनका सीट का बंटवारा चल रहा था, हाँ तब उन्होंने बोला कि नहीं पहले नाम घोषित करो, वरना तो एक दूसरे को गिराते हैं। तो वो पॉलिसी वो अभी बताई। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने ये पहले से तय किया था कि हमको अगर नंबर के, देखिए अगर बीजेपी 120 पर चली जाती तो उद्धव ठाकरे कभी बीजेपी को छोड़कर नहीं जाते। जैसे उनके ध्यान में है कि नंबर गेम ऐसा फंस रहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, उन्होंने अपना रंग बदल दिया। अगला सवाल मेरा एकदम सिंपल है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी चुनाव के नतीजे पूरे हो रहे थे, वहां तक उद्धव ठाकरे शिवसेना अपना बीजेपी युति में थे, 1 घंटे में बदल गए। बिल्कुल। तो अगर उद्धव ठाकरे नाम के एक इंसान है महाराष्ट्र के, उनको अपना मत बदलने में 1 घंटा लगता है, तो आपको लोकसभा से विधानसभा आने तक 6 महीने महाराष्ट्र के मतदाता को मत बदलने में देर क्यों हो गई?
भाई इसका जवाब आप ही अच्छे से दे सकते हो, आपसे बड़ा विश्लेषक इसका कौन है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसीलिए पूछा है कि अगर 1 घंटे में हम ये कहानी पिछले 2.5 महीने से सुन रहे कि ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में ये था, विधानसभा में ये हो गया। अरे उद्धव ठाकरे भी इंसान है, हम लोग मतदाता इंसान है। अगर उद्धव ठाकरे 1 घंटे में अपना मत बदल सकते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि हमारे मीडिया को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मोटर 6 महीने में क्यों नहीं बदलेगा। और महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र की खासियत है कि वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग वोटिंग करता है। 1999 में हमारी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ, एक ही दिन, एक ही मतदाता ने दोनों जगह वोट डाला 1 मिनट में। हाँ, एक ही मिनट में, 1 मिनट लेकिन में 8% का फर्क था। लोकसभा में बीजेपी शिवसेना जीती और विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी जीती, एक ही दिन। और अगर लोकसभा की रिजल्ट में विधानसभा की सीटें देखे तो बीजेपी शिवसेना को 288 में से 160 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में लोगों ने वोट कम दिया ऐसा नहीं है, वोट हमारा मिला हमको 0.3%। लेकिन हाँ, मतलब 43.9% उनको मिला, 43.6% हमको मिला, 0.3% का केवल फर्क उसमें रहा। लेकिन ये 0.3% के कारण हम 17 आए और वो 31 आए। तो ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग का नतीजा था, जहां हम विधानसभाएं जीत रहे थे लेकिन लोकसभा हार रहे थे। कि हम फेक नैरेटिव से हारे। ये मेरे लिए गलत इसलिए था कि बीजेपी हारी, ये फेक नैरेटिव था। बीजेपी हारी नहीं थी, क्योंकि अगर 31% से अगर 282 आते हैं तो 37% कुछ था तो 240 हो गए। इसका मतलब डकवर्थ लुईस है। बिल्कुल डकवर्थ लुईस, करेक्ट। तो अजीब इतना है कि हमारा मीडिया कुछ भी समझ नहीं पाता, ना फिल्म समझता है ना क्रिकेट समझता है, तो इसलिए उसको डकवर्थ समझ में नहीं आया और इसलिए फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैं इनकी बात कहूँगा, ये अपनी स्ट्रेटेजी ओपन कर रहे थे कि अरे भाई 0.3% का फर्क है, 2 लाख का तो फर्क है, 1.5% वोटिंग बढ़ा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये बोल रहे थे। लेकिन सामने वाले सुनने को कहाँ राजी थे। वो सुबह के 9 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लटके रहते हैं ना। तो एक इंसान सामने पत्ते रखकर खेल रहा है, ताश के पत्ते, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी देख नहीं रहा था। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था उस वक्त, क्योंकि ये पत्ते सामने रखकर खेल रहे कि भाई 0.3% तो बदल करना है। तो इतना ओपनली अपनी स्ट्रैटेजी अपोजिशन के सामने रखने की हिम्मत आप में कहाँ से आई? नहीं, मेरे सामने अपोजिशन से लड़ने से भी ज्यादा, क्योंकि मैं ये जानता था कि इनसे लड़ाई हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपोजिशन से लड़ाई लड़ने का मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन था? वो मेरा कार्यकर्ता था। उसमें कॉन्फिडेंस फूकना ये बहुत जरूरी था। उसको ये बताना जरूरी था कि हम हारे नहीं है, हम स्ट्रैटेजिकली सीटों पर, हमारी सीटें कम आई है, लेकिन अगर हमारे एंटायरिटी में अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने वोट लिए हैं, हमारे वोट बढ़े हैं और थोड़ी मेहनत से हम लोग इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि 2,50,000 वोट, 2,50,00,000 वोट एमवीए को मिले, 2,48,00,000 वोट ये हमको मिले। मैंने कहा था कि अगर 2,75,00,000 वोटों पर हम पहुंच जाएंगे तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लैंडस्लाइड। और वही हुआ, हम तो 3 करोड़ तक पहुंच गए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। तो मैंने लगातार ये कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास किया कि हम लोग जीत सकते हैं, हम हारे नहीं है। और तीसरा, मैं फेक नैरेटिव इसलिए बता रहा था कि मैं हमारे कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से जो विचार परिवार है, उसको भी अपील कर रहा था कि हमको जो आदत है, बीजेपी को आदत है पार्टियों से लड़ने की।
चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे एनसीपी मतलब शरद पवार की पार्टी आ जाए, उद्धव ठाकरे की पार्टी आ जाए, या और कोई पार्टी आ जाए, उनसे लड़ने की हमको आदत है। लेकिन जब उनकी जगह फोर्सेस लेते हैं, और ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है जिसको भारत जोड़ो का नाम दिया गया था, 180 संगठन है, इनसे लड़ने की आदत हमको नहीं है, हमारे पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोकसभा में इनके नरेटिव को काउंटर करने का उपकरण ही नहीं ढूंढ पाए। जो हमने बाद में हमारे ध्यान में आया कि इसका उपकरण तो अपने परिवार में है, अपने विचारों में है। क्योंकि ये जो सारी 180 संगठनाएं हैं, ये जिन फील्ड में काम करते हैं उन फील्ड का 10% हिस्सा ये है, उन फील्ड का 60% हिस्सा ये तो हमारी संगठनाओं के पास है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने फोर्सेस के खिलाफ नेशनलिस्ट फोर्सेस उतारे। तो ये जो 6 महीने का परिवर्तन है, ये एनार्किस्ट फोर्सेस के खिलाफ जब नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे, तो हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे थे, पॉलिटिकल लड़ाई हम जीते रहे थे, लेकिन फोर्सेस की लड़ाई हम लोग जीते। राजश्री फिल्म की 2 फिल्में वो उन्होंने उल्टी देखी। जी बिल्कुल। वो जो पहले फिल्म आई थी हम आपके है कौन, और बाद में आई हम साथ 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 है, करेक्ट। शायद उन्होंने लोकसभा में वो दूसरी फिल्म पहले देखी थी और बाद में पूछने लगे हम आपके है कौन। तो ये शायद इनके दिमाग से निकला होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है जब मैं सोचता था तो मुझे लगा कि शायद देवेंद्र 2 फिल्में उल्टी करके दिखा रहे। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक विश्लेषण कल राहुल गांधी जी ने भी किया था महाराष्ट्र के चुनाव का, और वो बड़ा ख़तरनाक था। वो कह रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष में 2019 से 2024 के लोकसभा के बीच में 32 लाख वोटर बढ़े, और आपने 6 महीने में 39 लाख वोटर बढ़वा दिए। तो वो कह रहे हैं कि ये वोटर इंजीनियरिंग है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के लिए केवल इतना ही कहूंगा कि ताउम्र गालिब हम यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। ये जब तक राहुल गांधी जब तक ये समझेंगे नहीं कि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, तब तक इसी प्रकार से हारते रहेंगे। वैसे देखिए, कभी कभी आपके साथ कौन होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए संजय राउत को साथ में लेकर बैठोगे तो ऐसे ही विचार आने वाले हैं। हालांकि जो पत्र चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को एमवीए ने लिखा था, उसका बड़ा सटीक जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी की एक खासियत है, आप कितना भी सत्य उनके सामने कह दीजिए, वो देखते नहीं है उसकी ओर, वो अपनी बात को कहते रहते हैं। वो नैतिक विजय में हाँ, बस वो यानी दूसरे इल्यूशन में रहने वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस है ने हमारे राहुल गांधी जी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का हम लोग उस पत्र को देखें तो ये बात सही है कि कुल मिलाकर 40 लाख वोटर बढ़े हैं और करीब 9 लाख वोटर कम हुए हैं। अगर आप इसका मोटा मोटी हिसाब देखें, मोटा मोटी हिसाब, तो महाराष्ट्र की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 12-13 हजार वोटर बढ़े हैं, करीब 3-4 हजार वोटर कम हुए हैं। और अब ये कौन से वोटर बढ़े हैं, तो इसका भी विश्लेषण इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले यह होता था कि 1 जनवरी यही डेट होती थी कि जिस दिन व्यक्ति 19 का कंप्लीट हो, 18 कंप्लीट करके 19 का हो, उसके बाद ही वो नॉमिनेट कर सकता था। तो कई बार 4-4 साल निकल जाते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि फरवरी में होने वाला है, फरवरी को 19 साल का वो हुआ तो अगले चुनाव में उसका नाम आता था।
तो चुनाव कमीशन ने उसको बदल दिया। इसलिए बदला कि भारत की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारे यहां पर अब सबसे बड़ा वर्ग ये 18 से लेकर 36 साल का वर्ग है। तो इसको देखते हुए उन्होंने इस नियम को बदला। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 सितंबर को, ये कोई भी दिन आप 18 साल पूरे करते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। हमारे एनरोलमेंट में जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा था कि लोकसभा के बाद जब एक बड़ा एनरोलमेंट का ड्राइव ये इलेक्शन कमीशन ने लिया और उसमें वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई। तो वाइस चांसलर्स की मीटिंग क्यों हुई? तो उसमें ये ध्यान में आया कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एलिजिबल वोटर्स है उसमें से महाराष्ट्र में केवल मात्र 11% रजिस्टर्ड थे, 89% रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आपके यहाँ तो बहुत आसान है, आपके पास आप सर्टिफाई कर देंगे तब भी उनका ये हो सकता है। तो ऐसे कई ड्राइव चले। तो इन ड्राइव्स के चलते ये जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, तो आप अगर देखेंगे तो जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये जितने वोटर है उसमें जिसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है इनकी संख्या 27 लाख है, 27 लाख, यानी 76% फर्स्ट टाइम वोटर हुआ है, जो शायद हमारे इस नेट से बाहर था। तो अगर हम देखें 2004 से लेकर तो आज तक आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होता है और हमेशा लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस प्रकार से वोटर बढ़ते ही है। ये हमेशा बढ़ते हैं क्योंकि लोकसभा की लिस्ट 5 साल बाद आई होती है। उस लिस्ट में और विशेष रूप से जो अर्बन स्टेट्स होते हैं, आप एक गांव में माइग्रेशन कम होता है या एक गांव में लिस्ट को मैनेज करना आसान होता है। अर्बन सिटीज में लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में किराएदार चला जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल जाती है, तो उसका नाम, कई नाम हमने, मतलब जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद ऑन द रिकॉर्ड देखिए हम लोग एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में गए और हमने उनको कहा कि देखिए इतने लोगों के नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं किया है। क्योंकि आपने भी टीवी पर देखा होगा लोकसभा के समय लोगों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे नाम नहीं है, हमारे नाम गायब है, हमारे नाम नहीं आए, हमारे नाम गायब है। तो वो सारे लेकर हम गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में समरी ड्राइव की जगह एक व्यापक, नाम तो उसको समरी कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया, जिस ड्राइव के चलते ये सारी चीजें यहां पर हुई। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती तो राहुल गांधी ये करते हैं। 2011 की जनसंख्या है हमारी, 2011 की जनसंख्या के आधार पर एडल्ट पॉपुलेशन निकाल रहे हो। अब हम लोग 2025 में हैं, तो 2025 में अगर हमारा ग्रोथ रेट जनसंख्या का देखिए तो ये तो मूर्खता है ना कि 2011 की जनसंख्या पे आप एडल्ट पॉपुलेशन निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने हारने के सही कारणों को अगर वो ढूंढेंगे तो शायद उनका कहीं ना कहीं रिवाइवल होगा, लेकिन उनको ढूंढना ही नहीं, उनको केवल बहाने ढूंढने, उनको आप करते रहे। हाँ, बस आईना साफ करते हैं, अपने चेहरे की धूल देखना ही नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको, कन्याकुमारी से लेकर वहां जाते जाते राहुल गांधी के मार्क्स नहीं बन जाते। और मैं भाऊ एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो दाढ़ी करना भी भूल गए। हाँ, बस आईना साफ करते रहे, गाल साफ नहीं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, वो जो कहते हैं कि 40 लाख वोटर बढ़े और वो हमारे बढ़े उनके नहीं बढ़े, अरे उनमें और हमने 1 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस है। अगर ये समझ लीजिए कि 40 के 40 ने हमको दे दिया तब भी उससे 60 लाख वोट ज्यादा लिए हमने। तो इसलिए ये मूर्खता है, ये केवल अपने आप को बहलाना है, अपने आप को समझाना है। और मुझे इससे आगे जाकर एक जो, देखिए हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है,
लेकिन इसका गंभीर एक नहीं है, एंटरटेनमेंट ही है, लेकिन इसका एक बहुत गंभीर पक्ष मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अर्बन नक्सल मेंटालिटी है, ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है, ये फोर्सेस को बल देने का काम है। देखिए, अनार्किस्ट फोर्सेस क्या करना चाहते हैं, देश के जितने संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस है, इन इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास उठ जाए। व्हाट इज एनार्की? वही कर रहे हैं ये लोग। तो इलेक्शन कमीशन खराब है, आरबीआई खराब है, जुडिशरी खराब है, देश की जो सारी इंस्टीट्यूशंस है, सीएजी खराब है, सारी इंस्टीट्यूशन से लोगों का विश्वास उठ जाए और लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेमोक्रेसी क्रिएट की है, उस डेमोक्रेसी को लोग नकारे। इस प्रकार का जो एक एनार्किस्ट फोर्सेस का, अर्बन नक्सल्स का एक जो प्लान चल रहा है, उस प्लान को बल देने का काम राहुल गांधी जब इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं तो उसको बल मिलता है। लेकिन आपने तो जो एनार्किस्ट के चीफ हैं पूरी दुनिया के, जॉर्ज सोरोस, उनके गढ़ डावोस में हमला बोल दिया और वहाँ से भारत का 75% निवेश लिया। जी बिल्कुल, इस बार डावोस में तो भारत का बोलबाला था और भारत में भी महाराष्ट्र का बोलबाला था, क्योंकि हम लोगों ने डावोस में इस बार करीब 15,70,000 करोड़ के जो एमओयूज है उसको हमने साइन किया है। एक बहुत बड़ा निवेश ये महाराष्ट्र में आ रहा है और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र आज निवेशकों की पहली पसंद के रूप में वापस उभर रहा है। वो दावा करने वाले, उनको दावोस का क्या पता चलेगा, सिर्फ दावे करते रहते, क्योंकि उनके विचार दावे है ना। हाँ, इसलिए वो दावे भी है। एक और आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं कि ये जो युति है इतनी बड़ी हो गई है, तो आप इसको कैसे संभालते हो? और दूसरी बात ये कि जिस ढंग से जब महाविकास आघाड़ी में भी गड़बड़ थी, झगड़े चल रहे थे, आप में भी चल रहे थे, लेकिन आप अगर इतनी बड़ी संख्या में आए और वो नहीं आए, तो आपके झगड़े सिर्फ मीडिया के लिए दिखाऊ थे या असलियत में थे? एक्चुअली मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब ये झगड़े मैं मीडिया में देखता हूं तो मेरा बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। अभी देखिए, एक मसलन छोटी सी बात कहता हूं कि अभी परसों एक हमारी बैठक थी, उस बैठक में एकनाथ शिंदे जी आने वाले थे। सुबह उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, कुछ इमरजेंसी टेस्ट के लिए ले जाना है, तो मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा आप मत आइए, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए। बैठक संपन्न हुई। अब हमने बहुत अच्छे निर्णय बैठक में लिए, वो निर्णय भी हमने बाहर बताए। उसकी हेडलाइन नहीं बनी, हेडलाइन बनी एकनाथ शिंदे नाराज, एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं आए। अभी मैंने परसों भी बताया कि या तो ठाकरे राज होता है या तो नाराज होता है। यस नहीं और सबसे महत्व की बात है भाऊ, आप इतने सालों से शिंदे जी को देख रहे हैं। अब शिंदे जी का व्यक्तित्व है धीर गंभीर, इस प्रकार का व्यक्तित्व है, आपको बहुत कम शिंदे जी हंसते हुए दिखेंगे। ज्यादातर उनका जो फोटो है वो ही हंसता हुआ है, लेकिन नॉर्मली कम हंसते। अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, वो गंभीर व्यक्तित्व उनका सामने से दिखाई पड़ता है। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी चेहरा ऐसा ही था, उप मुख्यमंत्री हुए तब भी चेहरा ऐसा ही है, लेकिन अब वही चेहरा दिखा देखा के देखिए शिंदे जी हंसते ही नहीं है, ये हंसते नहीं है तो शिंदे जी नाराज है। तो ये जो सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से जो क्रिएटिव माइंड है ना भाऊ, वो मीडिया का समाप्त हो चुका है। हाँ बिल्कुल, वो क्रिएटिव माइंड बचा नहीं है। यानी तह तक जाए, खबरें निकाले, एक प्रकार से उस पर क्वेश्चन करे, या इश्यूज को हम लोग उठाए, पॉलिसीज पर हम लोग चर्चाएं करें, अभी मीडिया में बचा नहीं है। मीडिया को, चूंकि आप पैटर्न अगर मीडिया का देखेंगे तो 60 मिनट में 120 खबरें, 55 मिनट में 57 खबरें,
तो ऐसी खबर देनी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस के बालों का रंग सफेद हो गया, उन्होंने आज जूता गलत पहन लिया। हाँ, और एक मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया लेवल पर ये पूछना है कि हर पार्टी का जो प्रवक्ता होता है उसको अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के हर बात क्यों मालूम होती है? पहले वो प्रवक्ता था, परवक्ता हो गया है, इसलिए उसको बाहर का मालूम है, अंदर का मालूम नहीं है। और एक आप संघ से संबंधित रहे इसलिए और एक सवाल पूछना है कि संघ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं लेता जनरली, तो संघ की बातें जो होती है, अंदरूनी बातें होती है, वो बाहर सब लेफ्टिस्टों को कैसे मिलती है? देखिए, जो मोहन भागवत जी नहीं बोलते या संघ का कोई नेता नहीं बोलता, वो हमको बाहर से सुननी पड़ती है। देखिए, दो चीजें, या तो आप कोई संजय राउत पैदा करो तो आसान नहीं, दो चीजें इसमें बाबू, इसके दोनों पक्ष है। पहला तो जो आपने कहा वो पक्ष है कि ये सारी मैन्युफैक्चर्ड बातें होती है, जो चूंकि सबको ये पता है कि संघ कभी प्रतिवाद भी नहीं करेगा, संघ कभी प्रतिवाद भी करता नहीं है, उनके बारे में आप अफवाह भी उठा दो तो संघ से बहुत कम ऐसा हुआ है कि प्रतिवाद हुआ है, तो ये मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती है। दूसरा, एक बहुत बेबाकी से मैं कहता हूं कि जहां विचार परिवार में हम लोग हैं वहां पर चीजें बाहर आ जाती है, क्योंकि ये हमारे को रोग लगा है। ये पूरे विचार परिवार में हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को ये रोग लगा है कि हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं या कुछ नेता भी ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि मीडिया से बात करें, या अगर मीडिया से बात नहीं करेंगे तो कुंभ मेले में भी नहाने के बाद उनके पाप नहीं धुलेंगे, इसलिए वो मीडिया से बात कर ही लेते हैं। तो ये थोड़ा सुधार हमको करना पड़ेगा, प्रयास चल रहा है, शायद सफलता मिलेगी। अगर आप मुख्यमंत्री हो तो मैं आखिरी एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि हर राज्य हो, सरकार, केंद्र सरकार हो, पत्रकारों के लिए कुछ पुरस्कार रखते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इसकी महाराष्ट्र से शुरुआत हो कि जो सूत्र होते हैं उनके लिए एक पुरस्कार लिखें। नहीं, देखो, ये बजट में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूत्र सामने आकर पुरस्कार तो लेगा नहीं, तो सब फ्री है, अनाउंस करने क्या मतलब फर्क होता है? भाऊ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ऐसा पुरस्कार अनाउंस किया तो 8 दिन के बाद न्यूज आएंगी कि सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को पुरस्कार मिल गया। अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर चल रहे हैं, और ये जो जयपुर डायलॉग्स है ये विचार मंच है, और हमें जो विचार, जैसे आपने देखा कि पूरा एक यूएस एड है और पता नहीं क्या क्या है जो लेफ्टिस्ट को इतने वर्ष से पोषण कर रहे हैं, और अब ये निकल रहा है कि हमारी ओर से ये प्रयत्न जो है ये जारी रहना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ आपको एक, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उत्तर भारत में कई भ्रांतियाँ हैं, और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उनके समकालीन थे कविन परमानंद जी, उन्होंने श्री शिव भारत लिखा था और उनके समय में लिखा था, 17वीं शताब्दी में लिखा। उसका हमारे यहाँ मराठी में अनुवाद, संस्कृत में है, मराठी में अनुवाद 1928 में हुआ जाके, 250 साल बाद, और हिंदी में अनुवाद 2022 में हुआ, जो हमने जयपुर डायलॉग्स ने किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो विमर्श की जो ये धारा है, इसको आप जैसे व्यक्तित्वों की ओर से पोषण, हम नहीं कहते यूएस एड बनाई है, लेकिन कुछ इसके बारे में, हमारे जयपुर डायलॉग्स के बारे में भी कुछ दो शब्द, और ये जो धारा जो है चलती रहनी चाहिए, इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करें। नहीं, बिल्कुल, मैं तो जयपुर डायलॉग्स का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने भारतीय विचारों को एक मंच भी दिया, और विशेष रूप से जो चीज़ें बोलने में ये शायद झिझकता था, उनको सतह पर लाने का काम, उनको एक प्रकार से
केंद्रीय लेवल पर लाने का काम आपने किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सारे इतिहास में जिस इतिहास को डिलीट कर दिया गया है उसको वापस हमारे जनरेशन्स तक पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हमने ये देखा है कि भारत जो गुलामी में गया, क्योंकि हमारा तेज समाप्त हो गया था और हम लोग ये मानते थे कि हम क्षमताहीन लोग हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे समय जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों का पौरुष जागृत किया तो खेती करने वाले और छोटी बड़ी जातियों के सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। तो मुझे लगता है कि निरंतर प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए और उसमें आपने एक बहुत अच्छी पहल की है। देश के जो राष्ट्रीय विचार है उन विचारों के लिए ये मंच आपने खड़ा किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ जब भाऊ ने हमको ये कहा कि जयपुर डायलॉग पुणे में भी होना चाहिए तो हम सब ने उसका स्वागत किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको और ज़्यादा लोगों तक हमको ले जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो प्रयास आपने किया है इस प्रयास के पीछे बिल्कुल हम लोग खड़े रहेंगे और इसको और हम अच्छे तरीके से कैसे कर पाए इसका विचार हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू आने के लिए। जी, थैंक यू। और हमारे सारे जितने भी यहाँ जयपुर ऑडियंस हैं इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।